28 मार्च की तारीख बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। ये एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट माना जा रहा है और गौतम बुद्ध नगर से करीब 50 किलोमीटर के घेरे में उसकी औद्योगिक गति को विकास देने वाला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने का एक अहम कदम बताया जा रहा है। आमतौर पर क्या होता है कि जब इस तरह के उद्घाटन होते हैं तो स्वाभाविक तौर पर विपक्षी दलों की तरफ से प्रतिक्रिया भी आती है, लेकिन यहाँ तो क्या हुआ कि जैसे ही प्रधानमंत्री ने मंच से ये कहा कि ये पूरा का पूरा इलाका विकास के जो नए आयाम गढ़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद ही हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार या उससे पहले की जो भी सरकारें थीं उन्होंने इन इलाकों को पूरी तरीके से भुला दिया था। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए कि प्रधानमंत्री ने जो भी कुछ कहा उसमें कितना दम है, ज़मीनी स्तर पर वो बात सच के करीब है या सिर्फ और सिर्फ सियासी हमला था, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मनीष जी। मनीष जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आम तौर पर क्या होता है कि जब फीता कट जाता है और उसके बाद सियासी दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं और आमतौर पर यह उद्घाटन का एक समारोह था। अमूमन देखा जाता है कि राजनीतिक बयानबाजी नहीं होती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि इन लोगों की जब सरकार थी तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाओ, और गौतम बुद्ध नगर एक पैसा बनाने की मशीन उनके लिए बन गई थी। और उसके बाद अखिलेश यादव ने उस पर कमेंट भी किया कि ठीक है, मेहमान आए हैं, सम्मान है, लेकिन इस मेहमान का सम्मान के साथ ही विदाई भी कर देंगे। बिल्कुल। तो देखिए ललित, ठीक 1 साल बाद जब अब हम मार्च में इस बात की चर्चा कर रहे हैं, ठीक 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इस तरीके के बयान कोई पहली बार अब नहीं आपको देखने सुनने को मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि 2026 में हम हैं और पहला जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का लंबे समय से इंतज़ार था पूरा होने का, यहाँ से उड़ान भरने का, जेवर एयरपोर्ट। ये निश्चित बात है कि जेवर एयरपोर्ट पे लंबे समय से, जब से मायावती, आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, क्योंकि उनका घर भी, निवास स्थान भी वहीं पास में पड़ता है, तो उनका सपना था कि जेवर एयरपोर्ट बने। लंबे समय से वो इसके लिए प्रयास लेकिन करें। मनीष जी, इसमें एक चीज़ था कि खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की नेता कह रहे हैं हम्म। कि जेवर एयरपोर्ट को लेकर के कि ये सपना जो देखा गया था वो राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब की बात है। नहीं, तब की बात है मुख्यमंत्री की, लेकिन आपको ध्यान होगा कि ज़मीनों का अधिग्रहण जो है मायावती के समय में काफ़ी इस बात की शुरू किया गया था। उनकी इच्छा थी, लेकिन केंद्र में तब यूपीए की सरकार थी। आपको पता है कि दिल्ली में नया एयरपोर्ट तैयार हुआ था, उसके जीएमआर के ऑब्जेक्शंस थे, जो कि इस एयरपोर्ट का ऑपरेटर है। हालांकि मोदी सरकार के आने के बाद और खासतौर से उत्तर प्रदेश में जब योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, तो उसके बाद इसको दिशा और इसको थोड़ी तेज़ी, इस प्रगति आई। और हालांकि देखिए, जिस तरीके से उन्होंने लांछन क्या लगाया, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर को एटीएम मशीन के तौर पे इस्तेमाल इस्तेमाल किया। किया। और ये केवल समाजवादी पार्टी पे ही आरोप नहीं लगता, ये मायावती पे भी लगता अच्छा है। मनीष, एक चीज़ उन्होंने और कहा कि एक तो एटीएम की तरह इस्तेमाल किया, और सबसे बड़ी चीज़ है कि गौतम बुद्ध नगर या पश्चिमी यूपी का अगर विकास की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो विकास है वो भारतीय जनता पार्टी के दौर में ही शुरू हुआ। लेकिन जनता जानती भी है और आप भी जानते हैं कि गौतम बुद्ध नगर से लेकर के आगरा तक का जो एक्सप्रेसवे बना, ताज एक्सप्रेसवे जो बना, वो एसपी के सरकार की देन है। और उसके बाद आगरा से लखनऊ तक का जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है वो समाजवादी पार्टी की तरफ। तो क्या ये प्रधानमंत्री जब ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी या उसके पहले की जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने पश्चिमी यूपी के विकास पर ध्यान नहीं दिया, तो क्या खुद प्रधानमंत्री लोगों को मिसलीड कर रहे थे या वो गलत तरीके से चीज़ों को प्रोजेक्ट कर रहे थे और वो भुला दिए कि आगरा एक्सप्रेसवे किसके शासन में बना, और उसके बाद जो है आपका ताज एक्सप्रेसवे जो है गौतम बुद्ध नगर से आगरा तक का है। तो क्या आपको लगता है कि विशुद्ध तौर पर वो सियासी केवल हमला कर रहे थे और 2027 को ध्यान में रख करके ये सारी बातें रख रहे थे? देखिए, किसी भी राज्य का और देश का विकास जो है ललित, ये सतत एक प्रक्रिया है। कोई भी सरकार होती है तो उसका दायित्व होता है। और अगर हम नोएडा, क्योंकि हम नोएडा की चर्चा कर रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं, तो दिल्ली एनसीआर में अगर गुड़गांव जैसे शहर बसे, ग्रेटर नोएडा, नोएडा जैसे शहर बसे, आपको फरीदाबाद जैसे शहर बसे, जब दिल्ली में यहाँ पे आबादी बहुत हो गई थी, दिल्ली को विस्तार की ज़रूरत थी,
दिल्ली पर दबाव बढ़ रहा था, तो आप तब तो कांग्रेस की सरकार ने इन जगहों के सैटेलाइट जो टाउन है दिल्ली के आसपास में, इसको स्थापित किया, इसका विकास किया, यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, यहाँ पे क्योंकि ये तमाम जो शहर जिसकी हम चर्चा करें, एक तरह से सर्विसेज सेंटर हैं। गुड़गांव की बात करें चाहे नोएडा की बात करें, नोएडा में निश्चित तौर पर मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो उनके कार्यकाल में हमने देखा किस तरीके से, आप नोएडा एक्सप्रेसवे को देख लीजिए, उसके आसपास के सैटेलाइट टाउनशिप्स को देख लीजिए, उन्होंने ग्रेटर नोएडा वेस्ट तैयार किया। यमुना एक्सप्रेस में उनका ड्रीम था, आपको उन्हीं के कार्यकाल में आपको ध्यान होगा कि फार्मूला 1 रेस जो है इसी नोएडा में हुआ, और देश में पहला फार्मूला 1 रेस जो है यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो किसी भी मेरा ये मानना है, और ये सब जगह कोई भी सरकार हो, सभी सरकारें काम करती है। योगी जी 10 साल उनको अगले साल हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। आपने कहा एक्सप्रेसवे, इस एक्सप्रेसवे की बात की, यमुना एक्सप्रेसवे की, लखनऊ आपने आगरा एक्सप्रेसवे की बात की, फिर पूर्वांचल का क्रेडिट योगी जी उसको जो आगे जो जोड़ रहा है उसका वो क्रेडिट ले जाएंगे। तो भाई हर विकास, हर सरकार का काम है। निश्चित तौर पर मोदी सरकार को क्रेडिट दो वजहों से दी जा सकती है। एक तो NH-24 जिसमें लोग परेशान होते थे, ग्रेटर नोएडा गाज़ियाबाद से जो लोग दिल्ली आना चाहते थे, जो कि लंबे समय से लंबित था, उसमें कई अड़चनें थी, ज़मीनों का अधिग्रहण का मुद्दा था, कोर्ट में मुद्दा था। हालांकि नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री थे तो उन्होंने इसको एक बड़ा टास्क के तौर पे लिया और NH-24 जो आप देखते हैं बना। लेकिन कोई भी सरकार, मेरा ये कहना है कि हर सरकार का ये दायित्व है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री का जो बयान था वो शुद्ध रूप से वो राजनीतिक बयान था। अगले साल विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं और उनको पता है कि सामने वाला जो सबसे बड़ा चैलेंजर है वो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी है, और इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन ये भी सच है कि पिछले इनके कार्यकाल में 7 एयरपोर्ट खुले हैं और कई एयरपोर्ट कुशीनगर से लेकर चित्रकूट। इसी में अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए ये पूछा कि आप इस बात का तो ढोल पीटते हो कि हमने एयरपोर्ट बहुत सारी संख्या में उत्तर प्रदेश में खोल दिए, 5 एयरपोर्ट जो है फंक्शनल हैं, 6ठा हमने खोल दिया, लेकिन सवाल यह है कि वो सारे एयरपोर्ट काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या है कि वो एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ और उसके बाद की स्थिति हुई कि शायद ही आप सुनते होंगे कि वहाँ से कोई फ़्लाइट जो होती है वो लैंड या टेक ऑफ करती है, नहीं करती है। तो कहने का अर्थ है कि अगर प्रधानमंत्री या बीजेपी अपने काम को क्रेडिट करती है तो ये कहाँ तक सही है कि वो दूसरे के काम को डिसक्रेडिट करे कि दूसरे ने कुछ किया ही नहीं। देखिए, दूसरे को के काम को क्रेडिट तो इस तरीके से तमाम प्रदेशों में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी इसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करती है, उसके नेता करते हैं। लेकिन जेवर एयरपोर्ट जब आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, क्योंकि इसके बारे में भी हमें इसके अच्छे पहलुओं पे भी बात करने की ज़रूरत है। आपको पता है कि दिल्ली एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, वो सस्टेन नहीं कर पा रहा उसको। एक जैसे मुंबई में हमने देखा, मुंबई एयरपोर्ट है और बगल में नवी मुंबई एयरपोर्ट जो है, अभी हाल ही में दिसंबर के महीने में उसका उद्घाटन हुआ है। उसी तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पे काफ़ी दबाव था और ख़ास तौर से जो एयरक्राफ्ट के जो MRO जो है उनके मेंटेनेंस का जो है उसके लिए स्थान नहीं था, जगह नहीं था। तो फिर जेवर एयरपोर्ट में ये सुविधाएं होंगी निश्चित तौर पर, क्योंकि आपको पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे क्लस्टर्स बिजनेस हैं, चाहे वो पीतल का बिज़नेस हो, चाहे वो कांच का बिज़नेस हो, चाहे यहाँ पे आर्टिसंस काफ़ी सारे हैं अलग अलग। मैं आपको जो ये ज़िले जो अलीगढ़ से लेके तमाम ज़िले जो है उसकी बात कर रहा हूँ, उनके लिए जेवर एयरपोर्ट इस तरीके से फ़ायदेमंद होगा कि उनको अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कार्गो टर्मिनल होगा। आपको पता है दादरी यहाँ पे एक टर्मिनल है जो कि कार्गो हब है, वो अपने आप में इनलैंड कंटेनर के लिए। तो अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे बन के तैयार हुआ तो निश्चित तौर पर आगरा, मथुरा, फरीदाबाद, ये तमाम जो इलाके हैं, गाज़ियाबाद, आप आगे चले जाएं मुरादाबाद, इन सभी जो है कन्नौज आप ले लें, परफ्यूम जो है आपको पता है कि कितना वहाँ की मशहूर है। तो ये सभी जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। निश्चित तौर पर एयरपोर्ट जहाँ भी खुलता है माल की आवाजाही वहाँ पे सुगम हो जाती है, कार्गो टर्मिनल वहाँ पे तैयार होगा तो यहाँ के स्थानीय लोगों को फ़ायदा होगा, रियल एस्टेट जो है वो फ्लरिश करेगा। मैं ललित आपको बताऊं, यमुना एक्सप्रेसवे में जब ये आइडिया कंसीव किया गया था कि वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा तो औने पौने दाम पे वहाँ पे रियल एस्टेट में आप कोई ज़मीन लेने जाते, आप कोई फ्लैट में लेने जाते तो वहाँ पे आपको मिल जाता। आज के तारीख में जब से ये कंसीव हुआ प्रोजेक्ट और आज बन के तैयार हुआ है, वहाँ देखिए किस तरीके के प्राइसेस जो है वहाँ चले गए। लेकिन मनीष, इसका डार्क साइड एक ये भी है और जिसको समाजवादी पार्टी के नेता बार बार उठाते हैं कि ये बात सच है कि आपने तो जेवर
एयरपोर्ट के जरिए उस इलाके को चमकाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुतेरे जेवर के जो अगल बगल के जो इलाके हैं उसमें बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके सामने अब खाने पीने की दिक्कत हो गई। तो कहने का अर्थ है कि सरकार ने क्या है कि मुआवजा तो दिया, लेकिन ये कि वो व्यवस्था नहीं की, जिसमें वो खास तौर से लैंड अलॉटमेंट की बात कर रहे थे, वो जॉब देने की बात कर रहे थे। क्योंकि आपने लैंड ले लिया, उसका पैसा दे दिया, लेकिन ये है कि वो पैसा सही तरीके से उसका उपयोग कैसे हो वो रास्ता नहीं आपने बताया। और उससे बड़ी बात जो थी कि सस्टेनेंस के लिए जो नौकरी की बात थी उसको आपने भुला दिया। तो कहने का अर्थ है कि आप कॉस्मेटिक, मतलब समाजवादी पार्टी के नेता बार बार कहते हैं कि कॉस्मेटिक डेवलपमेंट में भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा भरोसा करती है। देखिए आपका ये कहना सही है, लेकिन आप देखिए ज़मीन का अधिग्रहण केवल जेवर एयरपोर्ट के आसपास ही नहीं हुआ। ज़मीन का एयरपोर्ट नोएडा में भी हुआ, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी हुआ, आपको गुरुग्राम में भी हुआ, आपको द्वारका एक्सप्रेस में भी हुआ। लेकिन सभी जगह तो इस तरीके की शिकायतें नहीं आती हैं। आपको मैं अगर कुछ ज़मीन यदि आपसे मैं खरीद रहा हूँ, आपको मैं अगर 2, 3, 4 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, आप उस पैसे का किस तरीके से सदुपयोग करते हैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने लिए, अपने कारोबार के विस्तार के लिए, अपने खाने पीने के लिए, किस तरीके से उसको खर्च करते हैं, ये मायने रखता है किसी भी व्यक्ति पे। अगर आप कमा रहे हैं, उसका नाजायज़ तरीके से खर्च कर रहे हैं या अपने आर्थिक उन्नति के लिए आप खर्च कर रहे हैं, ये आपके हाथ में, ये सरकार आपको नहीं बताएगी। सरकार ने मुआवजा दे दिया, बहुत अच्छा मुआवजा दिया वहाँ के आसपास के लोगों को, लेकिन शायद लोगों को जिस तरीके से अचानक इतना मुआवजा मिल गया, वो शायद ये बात समझ नहीं पाए। ये बात भी मैं आपसे थोड़ा सहमत हूँ कि उनको एजुकेट करना एक चाहिए था गाइड, कि उस पैसे को कहाँ निवेश करें, किस तरीके से नहीं, निवेश समाजवादी करें। पार्टी के नेता यही बात कहते हैं कि आपने, ठीक है, वो जो कॉम्पनसेट किया वो सारी बातें सही है, लेकिन एक जो गाइड करना था। नहीं, वो बात निश्चित तौर पर है कि गाइड करना था, लेकिन हर व्यक्ति अपने आप में, अगर मैं किसी को भी आप पैसे दे रहे हैं, मैं आपको पैसा दूंगा, तो मैं आपको एजुकेट नहीं करूंगा कि आप कैसे इसको खर्च कीजिए। ये आपको पता है कि ये मेरा जो पैसा है इसको मैं कहाँ खर्च करूं, किस तरीके से खर्च करूं, मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए ये कैसे काम आए, और अपनी जो रोजी रोटी के लिए मैं इसका कैसे सदुपयोग करूं, ये आपके हाथ में है। सरकार कर सकती थी, लेकिन क्योंकि वहाँ पे ठीक ठाक लोगों को मुआवजा मिला है, और देश भर में आप देखिए, आप एक यहाँ जेवर का उदाहरण ले रहे हैं, लेकिन ज़मीन अधिग्रहण केवल जेवर में नहीं हुआ। देश भर में जहाँ भी उद्योग लगते हैं, जहाँ भी सड़कों का निर्माण होता है, जहाँ भी एक्सप्रेसवे बनते हैं, चाहे एयरपोर्ट बनते हैं, वहाँ सभी जगह अधिग्रहण होता है ज़मीनों का, और लोग अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर किसी ने, सब परिवार ने दुरुपयोग नहीं किया होगा। कुछ लोग, मैंने ऐसे भी केस स्टडी ललित मैंने देखे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उस पैसे का निवेश किया, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखा, और कुछ नए धंधे खोले, कुछ ज़मीनें खरीदी जहाँ पे वो, क्योंकि वे सभी किसान थे, तो वहाँ अपनी किसानी का जो पेशा है उसको जारी रख सके। लोगों ने इस तरीके से भी अपने पैसे का सदुपयोग तो किया। मनीष, ये कहा जाए कि 2027 के जब जनवरी फरवरी के आसपास उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के लिए उत्तर प्रदेश चला जाएगा, तो उससे पहले उसका एक औपचारिक आगाज़ मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन को ध्यान में रख करके कर दिया गया है। और जैसा कि आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी दादरी में वो बैठक करने वाले हैं, मीटिंग करने वाले बड़े लेवल की, और जो गुर्जर समाज से संबंधित कुछ उस तरह का है। तो क्या है कि ये एक तरीके से इसको आगाज़ माना जाए कि अब राजनीतिक, जो यूपी की राजनीतिक जो फिजा है, उसमें इस तरह की जो बयानबाजियां हैं वो हम लोग अब लगातार सुनते रहेंगे, एक से बढ़कर के एक। अभी जिस समय आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आज आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री के कितने दौरे पश्चिम बंगाल लगे, कितने दौरे असम लगे, कितने दौरे केरल लगे और तमिलनाडु लगे, योजना का जो है वहाँ पे शिलान्यास और वहाँ पे उद्घाटन। तो उसी तरीके से अगले 1 साल बाद जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा, उसके पहले इसी तरीके से आज आप 2026 की पहली रैली देख लीजिए, आपको हर महीने, और क्योंकि प्रधानमंत्री खुद वाराणसी से लोकसभा सांसद भी हैं, उनका कर्म भूमि अब वो मान के चलते हैं बन चुका है, तो उनके इस तरीके से लगातार सिलसिलेवार तरीके से दौरे लगते रहेंगे, और जब दौरे वहाँ पे लगते रहेंगे तो इस तरीके का वार और पलटवार राजनीतिक चलता रहेगा, क्योंकि सामने में प्रतिद्वंदी सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी है। और आपको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी शर्मनाक वहाँ पे उनके जो संख्याएं थी
कहाँ वो सामना करना पड़ा था, उनको 2024 2014 में 72 और मुझे लगता है 2019 में 64 या 65 के आसपास थे, और वो 2024 में 32। तो आप सोचिए कि कहाँ से कहाँ वो नीचे आ रहे हैं। तो उनके लिए चुनौती है, क्योंकि दिल्ली की जो सत्ता है वो लखनऊ यूपी के यूपी जरिए। के रास्ते से आती है। अगर यहाँ गंवा दिए तो 2029 की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो यही सियासत का दस्तूर है कि हर एक पार्टी जब सत्ता में रहती है तो वो अपने कामों को उच्च तरीके से प्रदर्शित करती है, और जब विपक्ष में रहती है तो दूसरे दल की जो प्रक्रिया है काम काज से जुड़ा हुआ वो सब कुछ शून्य नज़र आता है। तो ये है कि जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है और इसे भारतीय जनता पार्टी अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि सबसे बड़ी उसका एक डार्क साइड है, उसको ये सरकार नहीं बताती है, नहीं समझाती है। और स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता के सामने तरह तरह की अलग अलग रूप में चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों का जवाब यूपी की जनता 2027 में देगी, और समाजवादी पार्टी एक बेहतर विकल्प के तौर पर आ रही है। ये सरकार कुछ समय की है, कुछ महीनों की है, तो यह देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी का जो दावा है वो ज़मीन पर कितना उतरेगा, ये देखने वाली बात है, और हम सबको इंतज़ार भी करना होगा। तो मनीष, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अगर इस विषय पर आपका कोई सुझाव है, कमेंट है, तो आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं।